नमस्कार, गुड मॉर्निंग दोस्तों। मैं सतवीर चौधरी, लेक्चरर ऑफ एग्रीकल्चर साइंस। आज अपन कक्षा 12 का चैप्टर नंबर 2 पढ़ने जा रहे हैं और जिसमें टॉपिक है टिकाऊ खेती, सस्टेनेबल एग्रीकल्चर। खेती के तौर तरीकों में टिकाऊपन लाना, टिकाऊपन के साथ साथ उत्पादन को बढ़ाना, ये टिकाऊ खेती का उद्देश्य है। टिकाऊ खेती क्या होती है, इसके प्रकार क्या क्या हैं, खेत में टिकाऊपन कैसे लाया जा सकता है और इसे लंबे समय तक कैसे चलाया जा सकता है, इन सब चीज़ों के बारे में अपन पढ़ेंगे। दोस्तों, लंबे समय से अपन खेती करते आ रहे हैं। भारत एक कृषि प्रधान देश रहा है, आपको अच्छे से पता है इस चीज़ का। और भारत की 70% आबादी केवल कृषि के ऊपर निर्भर है। बढ़ती जनसंख्या को देखते हुए अपन अंधाधुंध रूप से उर्वरक तथा पेस्टिसाइड्स का प्रयोग कर रहे हैं। उर्वरक व पेस्टिसाइड्स का प्रयोग करने से अपने को उत्पादन तो प्राप्त हो रहा है, लेकिन उत्पादन के साथ साथ ये उत्पादन लंबे समय तक प्राप्त नहीं हो रहा। उत्पादन में लगातार गिरावट होती जा रही है। इस गिरावट को देखते हुए उत्पादन में एक नवीनतम तकनीकी का विकास करना बहुत ज़रूरी है। और नवीनतम तकनीकी जो अपनी पुरानी तकनीकी है उससे मिलती जुलती तकनीकी है, जिसका नाम है टिकाऊ खेती, सस्टेनेबल एग्रीकल्चर। खेती के तौर तरीकों में पुराने तौर तरीकों को शामिल करते हुए तथा नए तौर तरीकों से जोड़ते हुए खेती को आगे बढ़ाना, खेत के उत्पादन को नियंत्रण रखना और बढ़ती हुई जनसंख्या को ध्यान में रखते हुए आवश्यकता अनुसार उत्पादन प्राप्त करना, यह अपने टिकाऊ खेती का मुख्य उद्देश्य है। टिकाऊ खेती में मानव जीवन कल्याण को ध्यान में रखते हुए खेत में उपलब्ध संसाधनों का पूर्ण रूप से संतुलित मात्रा में बुद्धिमत्ता ढंग से उपयोग करना, इसके साथ साथ पर्यावरण को ध्यान में रखना और पर्यावरण संतुलन को बनाए रखना, पर्यावरण का किसी प्रकार से कोई नुकसान नहीं होने देना। आगे बात करते हैं अपन एनवायरनमेंट की, पर्यावरण की। आपको पता है अंधाधुंध रसायनों के प्रयोग से, पेस्टिसाइड के प्रयोग से जल प्रदूषण, वायु प्रदूषण, भूमि प्रदूषण आदि समस्याओं का, लवणीयता, क्षारीयता का अपने को सामना करना पड़ रहा है। इस समस्या के निजात के लिए अपन पर्यावरण को भूल जाते हैं और एक उत्पादन लेने की तरफ ढले हुए हैं। जब पर्यावरण को अपन ध्यान में नहीं रखेंगे, अंधाधुंध उत्पादन प्राप्त करने के लिए अंधाधुंध रसायनों का प्रयोग करते रहेंगे, तो इससे अपने को बहुत बड़ा नुकसान उठाना पड़ेगा। आने वाली पीढ़ियों का भविष्य खतरे में जा रहा है, लगातार उत्पादन गिरता जा रहा है। दोस्तों, इसको ध्यान में रखते हुए पर्यावरण को अपने ध्यान में रखेंगे। ऐसा अपने को अंधाधुंध किसी भी साधन का प्रयोग नहीं करना है जिससे पर्यावरण को नुकसान हो, क्योंकि जब तक पर्यावरण है तब तक इंसान का जीवन संभव है। अन्यथा पर्यावरण के साथ खिलवाड़ करने पर बड़ी बड़ी आपदाओं का सामना करना पड़ सकता है और खेती में टिकाऊपन बिल्कुल भी नहीं आ सकता। आगे बात करते हैं अपन समय। टिकाऊपन की कोई समय सीमा नहीं होती है दोस्तों। टिकाऊपन बहुत लंबे समय तक अपने को चलना रहता है, लेकिन ये इतना ध्यान रखें कि संसाधनों का प्रयोग समय सीमा में रखते हुए, समय सीमा का ध्यान रखते हुए करें आप। आगे बात करते हैं दोस्तों अपन इस प्रकार से कि एनवायरनमेंट जो तीसरा घटक बना है, एनवायरनमेंट में और क्या क्या है। लैंड मतलब भूमि को ध्यान में रखना है, पर्यावरण के साथ साथ भूमि में प्रॉपर न्यूट्रिएंट सप्लाई करना है। भूमि में जो ऊर्जाएं हैं उनका सदुपयोग करना है तथा चाहे पवन ऊर्जा हो, वायु ऊर्जा हो, विद्युत ऊर्जा हो, इनका सही ढंग से सही प्रयोग करें अपन। साथ में वाटर कंजप्शन जो हो रहा है इसको कम करें आप। बिना फालतू का जो पानी वेस्ट हो रहा है उसको वेस्ट ज़्यादा ना करें। जितना फसल की जल मांग है उसके अनुसार पानी दें आप, खेत की जल मांग के अनुसार आप पानी दें। और आदर्श के अंदर क्या आते हैं, जैसे फार्म उत्पाद और फार्म पे उपलब्ध संसाधनों का उपयोग, ये सिर्फ पर्यावरण को ढंग में रखते हुए। इसके साथ साथ अपन बात करें सोसाइटी की, फूड क्वालिटी और फूड सिक्योरिटी, ये दो इसके मुख्य घटक हैं और इसके पीछे ही सोसाइटी चल रही है अपनी। साथ साथ अपन बात करें इकोनॉमी की, तो एग्रीकल्चर की जो जीडीपी है वो केवल प्रोडक्शन के ऊपर निर्भर कर रही है और भारत की कुल जीडीपी का इसमें बहुत बड़ा योगदान है। साथ साथ में नेट एक्सपोर्ट वैल्यू मतलब बाहर से आयात कर रहे हैं अपन कई चीज़ों को, निर्यात कर रहे हैं, वो भी सिर्फ इसके ऊपर डिपेंड है। और फार्मर्स का जो प्रॉफिट है इनकम का, वो भी इसी के ऊपर डिपेंड है। आगे बात करते हैं दोस्तों टिकाऊ खेती के सिद्धांत, प्रिंसिपल्स ऑफ सस्टेनेबल एग्रीकल्चर। इसके क्या क्या सिद्धांत हैं, देखिए बोर्ड की तरफ। सभी कृषि क्रियाकलापों को क्रियान्वित करने के लिए समय पर
बात से सजग रहना चाहिए कि कहीं कोई विधि प्राकृतिक संतुलन के किसी घटक पर विपरीत प्रतिस्पर्धात्मक प्रभाव नहीं डालें। यह कृषि परिस्थितियों के घटकों में सामंजस्य होनी चाहिए। ये आपको ध्यान रखना है टिकाऊ खेती करते हुए कि जो प्राकृतिक संसाधन वहाँ पर उपलब्ध हैं उनके ऊपर किसी प्रकार का कोई फर्क नहीं पड़े और कृषि में पारिस्थितिकी के घटकों को क्या रहे, समान रूप से सामंजस्य बनाए रखें। आगे बात करते हैं, परंपरागत व देशज कृषि तकनीकों को परिष्कृत करने के बजाय नई तकनीकों के साथ साथ इनका सामंजस्य अपनाएं। जो अपनी पुरानी तकनीकें चल रही हैं खेती करने की, उनके साथ नई तकनीकों का आप क्या करें, समावेश करें और कृषि के उत्पादन को आगे बढ़ाएं। आगे बात करते हैं दोस्तों, सभी उत्पादक एवं लाभप्रद कृषि क्रियाओं के समावेश पर जोर देना चाहिए। मतलब ऐसा नहीं कि आप एक ही प्रोडक्शन ले रहे हैं, किसी एक ही फसल का प्रोडक्शन ले रहे हैं। आप जितनी भी अपने को आवश्यकता है उन सभी फसलों का उत्पादन लें और इसी प्रकार से उत्पाद की मांग के अनुसार आप प्रोडक्शन प्राप्त करें। साथ साथ में प्राकृतिक संसाधनों का संरक्षण करने वाले सभी पुरानी व नई तकनीकों को कृषि कार्यकलापों में अधिकाधिक सम्मिलित करना चाहिए। जो अपने प्राकृतिक पहले से अपन संसाधन काम में लेते आ रहे हैं, अब आजकल नई टेक्नोलॉजी आ गई, नई तकनीकों को दोनों को आपस में मिलाकर साथ साथ आपको कृषि क्रियाओं के साथ में जोड़ना है। स्वास्थ्य व सुरक्षा का पूरा ध्यान रखना है। मतलब इसमें मानव स्वास्थ्य, प्राणी सुरक्षा और पर्यावरण के स्वास्थ्य सभी को ध्यान में रखते हुए भूमि के स्वास्थ्य को भी हालांकि इसमें ध्यान में रखना है और उसके साथ साथ आप आगे बढ़ें। ये टिकाऊ खेती के ऐसे प्रिंसिपल्स हैं। कम लागत वाली कृषि तकनीकी एवं नवीनीकृत संसाधनों पर अधिक बल देना चाहिए। जिन संसाधनों पे आपको कम लागत लग रही है, प्रोडक्शन ज़्यादा प्राप्त हो रहा है, लेकिन वो आधुनिक भी है, नवीन युग के साथ साथ चलने वाली तकनीकें में, ऐसी तकनीकों का आप ज़्यादा से ज़्यादा समावेश करें। दोस्तों आगे बात करते हैं अपन, दीर्घकाल तथा प्राकृतिक संतुलन व मानव आवश्यकताओं का ध्यान रखें। मतलब आप लंबी अवधि का ध्यान रखें, मानव क्या चाहिए, मानव के जीवन को क्या चाहिए, इसके ऊपर आपको पूरा क्या देना है, बल देना है। आगे बात करते हैं, यह एक निरंतर गतिमान पद्धति है, अतः नई तकनीकों व ज्ञान के आधार पर समय स्थान के अनुसार परिवर्तनशील है। यह तकनीकी निरंतर है, मतलब बहुत समय से चलती आ रही है, आगे भी चलती रहेगी। तो आप इसके साथ साथ नए साधनों का भी ऐड कर सकते हैं। अगर पुराने साधन आपको लग रहा है कि इनके ऊपर लागत ज़्यादा लग रही है, फ़ायदा ज़्यादा नहीं मिला, तो आप उनको छोड़ते जाएं और नई तकनीकों को आप ऐड करते चलें। आगे बात करते हैं दोस्तों, टिकाऊ खेती के घटक कौन कौन से हैं। जिन घटकों के ऊपर टिकाऊ खेती टिकी हुई है, आप सस्टेनेबिलिटी या टिकाऊपन कैसे ला सकते हैं खेती में, उनके ऊपर अपन बात करने जा रहे हैं दोस्तों। तो टिकाऊपन की पहला है फसल विविधीकरण। मतलब क्रॉप के अंदर डाइवर्सिटी होना बहुत ज़रूरी है। क्रॉप के अंदर आप डाइवर्सिटी कैसे ला सकते हो, जैसे कि आप फसल चक्र अपनाकर। फसल चक्र कैसे अपनाओगे, क्या होता है, एक निश्चित क्षेत्र में फसलों को अदल बदल कर बोना ही क्या कहलाता है, फसल चक्र कहलाता है। देखिए कोई फील्ड था, इसमें पहले एक बार आपने दलहनी फसल बोई, फिर कोई दलहनी फसल बोई, फिर क्या बोया, दलहनी। इस प्रकार से फसल को एक चक्कर के रूप में बोते रहें ताकि भूमि में उपलब्ध जो न्यूट्रिएंट हैं वो सभी फसलों को पूर्ण रूप से मिले। उर्वरकों का आप जो उपयोग कर रहे हैं, खादों का जो उपयोग कर रहे हैं, उनका पूर्ण उपभोग हो। साथ साथ में भूमि के अंदर न्यूट्रिएंट संतुलित मात्रा में पोषक तत्व मौजूद रहें। इस प्रकार से साथ साथ में आप जैसे अंतर सस्यन फसल या इंटरक्रॉपिंग उगा सकते हैं। मतलब फसलों को जैसे आप पट्टियों के रूप में उगा सकते हैं ताकि एक फसल का अगर अपने को उत्पादन प्राप्त नहीं हो तो दूसरी फसल का उत्पादन अपने को प्राप्त हो जाए। कई बार क्या होता है, बहुत सारी समस्या आ जाती हैं, जैसे कीट पतंगे आक्रमण कर देते हैं या कोई आपदा आ जाती, तो उस कंडीशन के अंदर आपको कम से कम एक फसल का उत्पादन तो प्राप्त हो। साथ साथ में आप बहुमंजिला फसल भी इसके अंदर उगा सकते हैं। मतलब एक निश्चित क्षेत्र में अलग अलग ऊंचाई वाली फसलें उगा सकते हैं। रिले क्रॉपिंग का प्रयोग कर सकते हैं आप, जैसे मुख्य फसल की कटाई से पहले ही दूसरी फसल की आप बुआई कर दें, ताकि अपन जैसे 2 ऋतु में फसल ले रहे हैं तो अपने को 3 या 4 ऋतु में फसल लेने का अवसर इसमें प्राप्त हो सकता है। दोस्तों इसके साथ साथ में आप मिश्रित फसल उगा सकते हैं। मतलब एक निश्चित क्षेत्र में 2 या 2 से अधिक फसलों के बीजों को मिलाकर बोना। ये सारा क्या है, फसल की डाइवर्सिटी है, विविधीकरण है एक प्रकार से, कि अलग अलग प्रकार के आप फसल लगाने की तकनीकों का प्रयोग कर सकते हैं। और इसमें ध्यान रखें कि कृषि का टिकाऊपन रहना बहुत ज़रूरी है। एक साथ साधनों का अंधाधुंध प्रयोग आप नहीं कर सकते। नेक्स्ट अपन बात करते हैं आनुवंशिक विविधता। आप एक अच्छा उत्पादन लेने के लिए जलवायु और मौसम की कंडीशन को ध्यान में रखते हुए, क्षेत्र विशेष को ध्यान में रखते हुए आप फसल के अंदर
विविधीकरण आनुवंशिकता पैदा कर सकते हैं। जैसे कई बार क्या होता है, कई फसलों को तापमान ज़्यादा चाहिए होता है, कई वैरायटियों को तापमान ज़्यादा चाहिए होता है, कई वैरायटियों को तापमान कम चाहिए होता है, कईयों को आर्द्रता ज़्यादा चाहिए होती है। कई फसलें जैसे लवणीय क्षारीय भूमि में सर्वाइव कर जाती हैं, कईयों को लवणीय क्षारीय भूमि बिल्कुल पसंद नहीं है। तो एक ही फसल की अलग अलग किस्मों के अंदर बीच में विभिन्नताएं पाई जाती हैं, विविधता पाई जाती है, तो उन किस्मों का आप प्रयोग कर सकते हैं। जैसे आपके सामने उदाहरण दे रखा है, एक इस प्रकार की मक्का है, दूसरा इस प्रकार का भी मक्का है, लेकिन है तो ये सारे के सारे मक्का, और इसमें विविधताएं आराम से आपको अलग अलग दिखाई दे रहे हैं। ये जलवायु स्थान अकॉर्डिंग आपको विविधता मिलेगी, आनुवंशिक विविधता मिलेगी। साथ साथ में जैसे आप किसी फील्ड के अंदर अलग अलग प्रकार की एक ही फसल की वैरायटियाँ उगा सकते हो। जैसे ये वैरायटी भी उग रखी है, ये अलग वैरायटी है, ये अलग वैरायटी, ये अलग, ये अलग, और आप साथ साथ में खेत में टिकाऊपन ला सकते हैं। दोस्तों आगे बात करते हैं अपन समन्वित पोषक तत्व प्रबंध। देखो, इंटीग्रेटेड न्यूट्रिएंट मैनेजमेंट का मतलब होता है कि वो सारे तौर तरीके यूज किए जाएं जिससे कैसे भी भूमि का न्यूट्रिएंट संतुलन अच्छी मात्रा में हो सके। उन सभी विधियों का आपको प्रयोग करना चाहिए। जैसे न्यूट्रिएंट मैनेजमेंट के लिए आप जैव उर्वरकों का भी प्रयोग करें, जैव उर्वरकों के साथ साथ आप जैविक खादों का भी प्रयोग करें, जैविक खादों के साथ साथ हरी खाद का भी प्रयोग करें, फसल अवशेष जैविक अपशिष्टों का भी काम करें, और रासायनिक खादों का भी प्रयोग करें। लेकिन इतना ध्यान रखें कि रासायनिक खाद पर्यावरण को नुकसान करने वाली नहीं होनी चाहिए। पर्यावरणीय आवश्यकताओं को ध्यान में रखते हुए इन सब का प्रयोग करें। फसल चक्र व अंत्य फसल उगाएं आप। इसके साथ साथ ये क्या है, न्यूट्रिएंट मैनेजमेंट है। इन सभी तौर तरीकों का एक साथ आप क्या करेंगे, उपयोग करेंगे, और साथ साथ में संसाधनों को ध्यान में रखेंगे, उत्पादन को ध्यान में रखेंगे। उत्पादन में टिकाऊपन रहना चाहिए, नियंत्रणपन रहना चाहिए। ये क्या कहलाता है, समन्वित पोषक तत्व प्रबंध कहलाता है। नेक्स्ट अपन दोस्तों बात करते हैं आगे समन्वित जल प्रबंध। ये भी टिकाऊपन लाने के लिए बहुत ज़रूरी है कि जल प्रबंध के जितने भी साधन होते हैं उनका सही ढंग से सही मात्रा में आप एक साथ प्रयोग करें। जैसा कि आप पहले जल का संरक्षण करें, मतलब जल की हानि कैसे हो रही है उसको बचाएं। पहले बचाने के बाद आप सिंचाई का जो तरीका है आपका वो बिल्कुल अच्छा होना चाहिए। फसल के अनुरूप सिंचाई का तरीका आपका होना चाहिए। आपको क्यारी विधि से सिंचाई करनी है, या ड्रिप विधि से सिंचाई करनी है, या फव्वारा विधि से सिंचाई करनी है। साथ साथ में आपका जो जल स्रोत है उसका संग्रहण कैसा है, उसकी संग्रहण पद्धति अच्छी होनी चाहिए, और खेत का सारा जल एक जगह संग्रह होना चाहिए। साथ में अगर आपने जल को यूज कर लिया तो उसके बाद उसका पुनर्भरण कैसे करेंगे, उस जल स्रोत को वापस कैसे जल से भरेंगे, ये तकनीकी भी आपके पास होनी चाहिए। भरने के बाद जल का समान रूप से खेत में वितरण कैसे करेंगे, और वितरण के साथ साथ में संरक्षण कैसे करेंगे, ये सारा जल प्रबंध की टेक्नोलॉजी या तकनीकी के अंतर्गत आता है। ये भी एक टिकाऊपन का बहुत अच्छा सूचक है। आगे बात करते हैं दोस्तों ऊर्जा प्रबंध। खेत में आपको पता है ऊर्जा वाले बहुत सारे संसाधन मौजूद हैं। खेत में सभी ऊर्जा वाले संसाधनों का आप सही तरीके से उपयोग करें टिकाऊपन लाने के लिए। आप चाहे पवन चक्की लगाएं, चाहे सौर ऊर्जा वाले यंत्र काम में लें, चाहे आप बायोगैस का प्रोडक्शन करें, लेकिन वो क्या आपको वातावरणीय पर्यावरणीय कंडीशन को ध्यान में रखते हुए लंबी सोच के साथ में आपको इन संसाधनों का प्रयोग करना है। जिस प्रकार से आजकल सोलर ऊर्जा का प्रचलन ज़्यादा चल रहा है, सौर ऊर्जा का ज़्यादा प्रचलन चल रहा है, तो आप सोलर प्रोजेक्ट लगाएं इस प्रकार से, और सूर्य की ऊर्जा को आप एकत्रित करके आप विद्युत ऊर्जा के रूप में इसको काम में ले सकते हैं। साथ साथ में इसके साथ में आप बायोगैस का प्रयोग भी कर सकते हैं, पवन चक्कियों का प्रयोग भी कर सकते हैं। तो जो ऊर्जा वाले संसाधन दोस्तों मौजूद हैं इनका आप सही ढंग से उपयोग करें। और आजकल तो इनके ऊपर गवर्नमेंट अपने को सब्सिडियाँ भी काफ़ी प्रोवाइड करवा रही है, तो इन संसाधनों का बेहतरीन उपयोग करें, क्योंकि ये संसाधन प्रकृति के पक्ष में रहते हुए प्रकृति से ही प्रकृति के लिए पैदा करने वाले संसाधन हैं। आगे बात करते हैं दोस्तों आप समन्वित नासिक जीव प्रबंधन, इंटीग्रेटेड पेस्ट मैनेजमेंट जिसको बोलते हैं। पेस्ट मतलब जितने भी कीट और पतंगे होते हैं, जितने भी बीमारियां लगने वाले होती हैं, उनको कैसे नियंत्रण करें। तो इंटीग्रेटेड का मतलब जहां पर समन्वित का नाम आ जाता है, मतलब कीट और पतंगों या पेस्ट को नियंत्रण के लिए वो सारी विधियां जो एक साथ प्रयोग करें आप, जितने भी कीट नियंत्रण की, चाहे भौतिक विधि हो, चाहे रासायनिक विधि हो, चाहे जैविक विधि हो, कैसी विधि, देखो रासायनिक का प्रयोग भी आप कर सकते हैं, जैविक प्रयोग आप कर सकते हैं, भौतिक रूप से कर सकते हैं, सस्य क्रियाओं का कर सकते हैं, और पारिस्थितिकी
तंत्र को ध्यान में रखते हुए करना है। आपको पता है दोस्तों, जैविक खेती में रसायनों का प्रयोग निषेध है। अपन जैविक खेती ही पढ़ने जा रहे हैं और जैविक खेती का ही पार्ट है टिकाऊ खेती। अगर टिकाऊपन लाना है तो एक खेती के अंदर अगर टिकाऊपन लाना है तो एक लिमिटेशन तक ही आप रसायनों का प्रयोग करें, इससे ज़्यादा ना करें। जब आपको पता चले कि ये खरपतवार या ये कीट किसी जैविक विधि द्वारा या भौतिक विधि द्वारा नियंत्रण नहीं हो पा रहा, तो आप उसी टाइम में उसको रसायन दें, अदरवाइज आपको रसायन देने की ज़रूरत नहीं पड़ती है। साथ साथ में आप ज़्यादा से ज़्यादा भौतिक विधियों का प्रयोग करें, जैसे कीटों को पकड़ के नष्ट करना, खेत के चारों तरफ जाली लगाना, खोद के नष्ट करना, साथ साथ में सस्य क्रियाएँ अपनाना, जैसे खेत की गहरी जुताई करना, और इसके साथ साथ में फसल चक्र अपनाना। इनसे आप ज़्यादा से ज़्यादा नियंत्रण करने की कोशिश करें ताकि अपने खेत में उत्पादन में टिकाऊपन आ सके, खेत की जैविक, भौतिक और रासायनिक शक्ति प्रॉपर बनी रहे, उत्पादकता और उर्वरता भी अपनी क्या रहे, प्रॉपर बनी रहे दोस्तों। तो आप इंटीग्रेटेड पेस्ट मैनेजमेंट अपना सकते हैं। आगे अपन बात करते हैं टिकाऊपन लाने के लिए खेत में आजकल नवीनतम तकनीकियाँ चल रही हैं। इन नवीनतम तकनीकों का समावेश करना बहुत ज़रूरी है। मतलब पुरानी तकनीकी से अपन खेती करते आ रहे हैं, उन पुरानी तकनीकों के साथ साथ नवीनतम तकनीकों को आपको साथ जोड़ना है ताकि आपके प्रोडक्शन में भी स्टेबिलिटी आएगी और साथ साथ में आपके व्यापार में भी स्टेबिलिटी आएगी और आपके खेत का टिकाऊपन उत्पादन प्रॉपर बना रहेगा। जैसे कि आप बात कर लें ई लर्निंग। ई लर्निंग का मतलब होता है इंटरनेट के माध्यम से किसानों को सीखना। आजकल आपको पता है कि इंटरनेट का ज़माना है, तकनीकी का ज़माना है, तो इंटरनेट के माध्यम से किसान काफ़ी सीख सकता है। किसान कृषि में आने वाली योजनाओं के बारे में अवगत हो सकता है, नई नई किस्मों के बारे में उसको जानकारी प्राप्त होती है, नए नए जो प्रोजेक्ट चलाती है राज्य सरकार चलाए चाहे केंद्र सरकार चलाए, उनके बारे में जानकारी प्राप्त होती है, नवीनतम कृषि तकनीकों की जानकारी होती है, एक्सटेंशन एजुकेशन जो प्रसार शिक्षा जिसको बोलते हैं उनकी काफ़ी जानकारी होती है। तो ई लर्निंग के माध्यम से किसानों को सीखने का काफ़ी अच्छा अवसर मिलता है। तो टिकाऊपन लाने के लिए आप किसानों को ई लर्निंग से जोड़ने की कोशिश करें। आगे अपन बात करते हैं ई मार्केटिंग। आजकल व्यापार के लिए ई मार्केटिंग पोर्टल काफ़ी अच्छा चल रहा है। देश विदेश में क्या भाव चल रहा है, एक राज्य के अंदर विभिन्न मंडियों में क्या भाव चल रहा है, इस भाव का पता करने के लिए किसान को अच्छी आमदनी प्राप्त हो, अच्छा एक मूल्य मिल सके, फसल का उचित मूल्य मिल सके, उससे सारी मंडियों की जानकारी प्राप्त होगी। भाई उस मंडी में भाव ज़्यादा प्राप्त हो रहा है, इस मंडी में भाव कम प्राप्त हो रहा है, और कौन सी फसल का किस टाइम में भाव ज़्यादा मिल रहा है, वो सारा किसानों को ई मार्केटिंग के माध्यम से मिल सकता है। और अगर एक दूसरे देश में अगर किसान को एक्सपोर्ट भी करना हो तो इसकी जानकारी ई मार्केटिंग के माध्यम से किसान को मिल रही है। बात करते हैं अपन रिमोट सेंसिंग की। रिमोट सेंसिंग का मतलब जैसे मौसम पूर्वानुमान आधारित चीज़ें, जैसे आपको पता है कि कोई भी आपदा आने वाली है, बारिश आने वाली है, आंधी तूफान आने वाली है, भूकंप आने वाला है, तो किसान इन चीज़ों से पहले ही रिमोट सेंसिंग के माध्यम से एक्टिव हो जाता है और वो अपने खेत में उचित साधनों का प्रयोग करके इन समस्याओं से बचने की कोशिश करता है। और मौसम पूर्वानुमान अगर किसान को रहता है तो काफ़ी उत्पादन की संभावना भी रहती है, क्योंकि वह उसी के अनुसार फसल की बुआई करता है दोस्तों। तो रिमोट सेंसिंग का ज्ञान होना भी बहुत ज़रूरी है। आगे बात करते हैं दोस्तों अपन इंटरनेट के माध्यम से किसान बहुत कुछ सीख सकता है, एक देश से दूसरे देश में व्यापार कर सकता है, विभिन्न प्रकार की किस्मों के बारे में जानकारियां प्राप्त कर सकता है, अपनी जानकारियां शेयर कर सकता है। किसान कॉल सेंटर पे अपनी समस्याओं के बारे में पूछ सकता है, फ़ोन करके पूछ सकता है, इंटरनेट के माध्यम से मेल करके पूछ सकता है। तो इनकी जानकारी भी किसानों तक होनी चाहिए और ये टिकाऊ खेती के बहुत इंपॉर्टेंट घटक हैं। आगे मोबाइल ऐप, आजकल मोबाइल के अंदर बहुत सारे ऐप आने लग गए, जैसे खेतीरी बाता, इन पे अलग अलग कार्यक्रम आते हैं किसानों के लिए, और भारत सरकार भी अलग अलग ऐप डेवलप कर रही है। उन ऐपों की सहायता से किसान को सीखने का काफ़ी अच्छा अवसर मिलता है और एग्रीकल्चर में अपने खेत में करके सीखने का अवसर भी मिलता है। इसी प्रकार से वो खेत के अंदर टिकाऊपन लाने की सोचता है और टिकाऊपन लेकर भी आता है। तो टिकाऊ खेती का उद्देश्य दोस्तों जो था वो ये था कि लंबे समय तक खेत में टिकाऊपन लाना और उत्पादक को बरकरार बनाए रखना, खेत में उपलब्ध संसाधनों का सही मात्रा में संतुलित ढंग से उपयोग करना ताकि पर्यावरण को कोई नुकसान नहीं हो, मानव जीवन को कोई नुकसान नहीं हो, उत्पादन अपना क्या रहे, प्रॉपर बना रहे। जय हिंद, जय भारत दोस्तों।